शेयर बाजार की कड़वी सच्चाई जानिए। एचडीएफसी बैंक का पूरा विश्लेषण देखिए ये शानदार वीडियो। स्टॉक मार्केट की एक कड़वी सच्चाई जो कोई नहीं बताता। आज हम करेंगे एचडीएफसी बैंक का पोस्टमार्टम। वेलकम टू सनी इन्वेस्टिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाने के लिए हमारा हौसला बढ़ाते रहें। आपकी नॉलेज को हम बढ़ाते रहेंगे। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस, नो एनी बाय सेल रिकमेंडेशंस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एचडीएफसी के ऊपर जो काले बादल मंडरा रहे हैं उसके एक एक की फैक्टर को चेक करेंगे और इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आप लोगों को नहीं पता, ना ही कोई आपको बताएगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप भूले बैठे हो। अगर आप मार्केट में नए हो तो शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप थोड़े भी पुराने हो शेयर मार्केट में, अगर आप 4-5 साल पुराने भी हो, आफ्टर कोरोना भी हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता है जो आप भूले बैठे हो, जिसे आप काउंट नहीं कर रहे। और आज की वीडियो गाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सब बोलते हैं कि ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस है, लेकिन सही और असली एजुकेशन देता कोई नहीं है। सिर्फ वो डिस्क्लेमर एक बोलने के लिए होता है, लेकिन जो शेयर बाजार की असली कड़वी सच्चाई है, खासकर इन्वेस्टरों के लिए, मैं ट्रेडिंग वाली बात नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्टर वाली बात कर रहा हूँ, आज आपको इस वीडियो के अंदर वो भी बताई जाएगी जो कि आप भूले बैठे हो। और बहुत सारी कड़वी सच्चाई है इसमें। हम टेक्निकल भी, फंडामेंटल भी, और जो इंटरनल इनसाइड चीज़ें भी है, वो सारी चीज़ें हम इसमें आज जो है हम इसके अंदर एक एक डिटेल एनालिसिस करेंगे हम इसकी। बस आपको वीडियो में बने रहना है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, और वीडियो को स्किप मत करना, जो आपके लाइफ टाइम काम आएगी अगर आपने आज ये वीडियो देख ली तो। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं हम इसके टेक्निकल से। ठीक है गाइस, अभी इसके ऊपर जो बहुत सारी चीजें आ रही है कि हम कि ये देखो, दिन पे दिन में, ये वीकली चार्ट है, आपको मैं पहले वन डे चार्ट दिखा देता हूं। टेक्निकल नो डाउट इसके बहुत ज़्यादा बेरिश है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेरिश है टेक्निकल। ये वनडे का चार्ट है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई की फॉर्मेशन में पिछले काफ़ी टाइम से ये चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसने पास्ट में पैसा बना के दिया है। इसमें हम मेन, आप सबसे पहले क्या भूल रहे हो कि एचडीएफसी का 2023 में जो मर्जर हुआ था, ठीक है, तो एचडीएफसी लिमिटेड का भी एक शेयर होता था डीलिस्ट होने से पहले। वो 12 जुलाई 2023 को जो डीलिस्ट होने से पहले जो उसका लास्ट ट्रेड हुआ था ना, उसका प्राइस था 2724, यानी 2724 रुपए का प्राइस था। ठीक है, और उसकी मार्केट कैप थी 5,04,000 करोड़ रुपए अप्रॉक्स, और वो भी डीमर्ज इसी के अंदर जाके हुआ है। आप समझ रहे हो, इस चीज को याद आया आपको कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड इसमें डीमर्ज हुआ था। नोट करना आप इस चीज को। ठीक है, तो उस समय जो इसका स्वैप रेशियो था वो 25 शेयर के बदले 42 शेयर एचडीएफसी बैंक के दिए गए थे। याद आ गया होगा आपको। ये शेयर एचडीएफसी बैंक का उस समय, आपको मालूम है, तब 12 जुलाई को 1633 रुपए का था। बीच में इसमें बहुत बार, आपको पता है, इस मर्जर के बाद तो एक ही बार जो स्प्लिट हुआ है शेयर। इस शेयर की आदत है, जब भी एचडीएफसी बैंक का शेयर पास्ट में कभी भी, मैं इसमें आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं इसमें 2008 से इन्वेस्टिंग कर रखी है मैंने, 2008 से, और इस शेयर ने अच्छा पैसा बना के दिया है अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टरों को। तो ये शेयर जब भी 2000 जाता था, ये 1000 पे स्प्लिट हो जाता था, यानी बोनस आ जाता था 1:1 का। 2000 से 1000, 2000 से 1000, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था। 1633 के बाद 2000 गया था, फिर 1000 हुआ था, इससे पहले भी हुआ था और बहुत बार हुआ था। इस शेयर की आदत है, ये अच्छा बोनस भी देता है, रिवॉर्ड भी देता है, सारा कुछ देता है। जिस समय इसका विलय हुआ था, आपस में मर्जर हुआ था, तो जिसकी 9,14,000 करोड़ की मार्केट कैप थी सिर्फ, ठीक है, 5,04,000 करोड़ इसमें ये एचडीएफसी लिमिटेड के मिक्स हो गए। तो टोटल जो इसकी मार्केट कैप उस दौरान हो गई थी, वो मार्केट कैप इसकी हो गई थी 14 लाख करोड़ के आसपास की। मैं अभी बता देता हूं आपको, मैंने सारा ये लेवल
ताकि टाइम ना लगे, सारा लिख के पहले से ही रखा हुआ है। ये रही 14 लाख करोड़ से अधिक पहुंच गया था। 9 14 और 5 4 आप जोड़ लो तो 9 ये आपके 14 18 हो गए, 14,18,000, जो कि ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लार्ज कैप मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी बन गई थी ये। ठीक है, अभी थर्ड नंबर पे है भारतीय एयरटेल ने, इसने इसे बीट कर लिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और अभी जिस समय ये मर्जर हुआ था, मर्जर होने से पहले कंपनी की टोटल वैल्यू थी 9,14,000, 5,14,000। नोट कर लेना ये चीजें, अभी काम आने वाली है आगे आपके पास। ठीक है, और कोई चीज समझना है तो कमेंट में आप डाल सकते हो, पूछ सकते हो। ये वीडियो बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मार्केट का एक क्या होता है सिनेरियो है, चाहे वो शेयर हो चाहे मार्केट हो। नीचे जा रही हो तो आपको और ज्यादा डराएंगे और कहेंगे और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, आपको खरीदने नहीं देंगे। ऊपर जाएगी तो आपको बेचने नहीं देंगे कि अभी और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी। ये मार्केट हमेशा आम इन्वेस्टरों को रिगर्ड कराती है। ठीक है, लेकिन पैसा उन्हीं का ही बनता है जो लॉन्ग टर्म उसको होल्ड करते हैं और उसमें अच्छी रिसर्च करके, अच्छी एनालिसिस खुद की करके, किसी के कहने से नहीं, अपनी खुद की एनालिसिस करके उस पर अपना पूरा फोकस रख के उसके अंदर उस चीज को होल्ड करते हैं। अभी मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा और समझाऊंगा, क्योंकि सभी बोलेंगे आपको एजुकेशनल पर्पज देता कोई नहीं है, उसमें सिर्फ अपनी बात रखते हैं और सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो लिख देते हैं एजुकेशनल पर्पज है। लेकिन इस वीडियो में आपको असली एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया था गाइस। ठीक है, आज की डेट में 11,23,000 करोड़ का है, जिसका जो कि अभी इस प्राइस के अकॉर्डिंग अभी 725 के आसपास ये प्राइस चल रहा है। ठीक है ना, रिलायंस इंडस्ट्री और टीसीएस के बाद तीसरे सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल है, लेकिन नहीं है। अभी मैंने चेक किया है, आपको मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट होल्ड करिए। ये रही, ये निफ्टी 50 मैंने खोल लिया है। निफ्टी 50 की 50 कंपनियां हैं। फर्स्ट नंबर पे रिलायंस का मार्केट कैप आता है 17,85,482 करोड़। सेकंड नंबर में भारतीय एयरटेल हो गया आपका 12 लाख करोड़ का, और थर्ड नंबर पे एचडीएफसी बैंक हो गया 11,14,000 करोड़ का। आज की वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, और अगर आप कहो कि बैंकों में, तो ये बैंकों में अपने नंबर 1 पे है प्राइवेट बैंकों के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूं इसकी मार्केट कैप बैंकों के अंदर जो है, ये रही नंबर 1 पे आता है ये। चाहे आप बैंक निफ्टी के अंदर कह दो चाहे बैंकों के अंदर कह दो, बैंक निफ्टी में टोटल 12 बैंक है। बैंक निफ्टी में या बैंकों के अंदर, प्राइवेट बैंकों के अंदर ये जो आता है सबसे ज्यादा लार्ज कैप और मार्केट कैप वाला स्टॉक है। ओके, अभी आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, सारी चीजें आप देखना, मैंने फंडामेंटल खोल ली है। इस कंपनी का कोई प्रमोटर नहीं है, कोई प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। इस कंपनी के एफआईज और डीआईज प्रमोटर है, और ये आपस में ही खेलते हैं और आपका और हमारा बेवकूफ बनाते हैं, और कुछ नहीं है। ये देखो 2023 से 2026 तक का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं। एफआईज के पास 52% होल्डिंग थी, जो कि 41 हो गई है। यहां से कितना हुआ, 10-11% की होल्डिंग इन्होंने यहां से बेची इन 3 सालों में। किसने खरीदी, डीआईज ने 30% से 41% कर दी। आप एवरेज लगाना 52.13 से 41.82 आप करोगे माइनस, तो जितनी आपकी बनेगी, कितनी बनेगी आपकी, 11% से भी कम बनेगी। वही सेम 30.39 से 41.75 ये ले ली है। कुछ थोड़ी बहुत ये पब्लिक भी बेच गई है। ठीक है, पब्लिक के पास तब 17.30 थी, अब 16.27 है। हालांकि लास्ट एक क्वार्टर में पब्लिक ने बढ़ाई है, लास्ट इस क्वार्टर में डीआईज ने भी बढ़ाई है, और लास्ट ये क्या नाम एफआईज ने इस क्वार्टर में सेल करी है, क्योंकि इनको एफएंडो में भी करना होता है एफआईज को। तो वो आपको मैंने वीडियो में पहले बता भी रखा है, अगर कहोगे तो मैं नेक्स्ट आप कमेंट में बता देना क्या खेल होता है इनका, एफएंडो और कैश को कैसे मर्ज करके ये खेला करते हैं और आम पब्लिक का बेवकूफ बनाते हैं। समझ गए, कोई प्रमोटर नहीं है, यही दोनों आपस में एफआईज और डीआईज यही माल खरीदते हैं, यही बेचते हैं, आपस में करते रहते हैं। इनका काम आपस में, इसने बेचा इसने खरीदा, इसने बेचा इसने खरीदा, इसने बेचा इसने खरीदा, ये काम कर लेते हैं। देखो मार्केट में अगर कोई चीज नीचे जा रही होगी ना, मैं आपको दिखा देता हूं, आपको सब चीज दिखाऊंगा मैं। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूं आरबीएल बैंक का। आरबीएल बैंक, इस्तीफे सब में होते हैं, ठीक है ना। आरबीएल बैंक का शेयर मैंने 210 रुपए पे मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करी थी। ठीक है, मेरे इन्वेस्टमेंट करने के बाद शेयर ने 100 रुपए भी तोड़ा था। मैं आपको सब दिखाऊंगा अभी आपको।
लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि बैंक कहीं नहीं जाएगा। चैनलों पे, यूट्यूब पे, सब जगह लोग ये कह रहे थे कि ये आपका बैंक जो बनेगा ये दूसरा यस बैंक बनेगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखो अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा। ये यहाँ इसका इस्तीफा वगैरह हुआ था। ये शेयर आप देख रहे हो 72 रुपए तक आया था ये शेयर आपका, 74 रुपए तक। मैंने इस शेयर के फंडामेंटल चेक करके बिफोर कोरोना ये शेयर 700 प्लस का था। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ तब आपको थोड़ा सा जल्दी मिल जाएगा। मैं वीकली चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। ये बिफोर कोरोना 700 प्लस का शेयर था आरबीएल बैंक का, ये रहा। ठीक है, कोरोना से पहले की बात है। 719 रुपए का शेयर था। गिरते 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 ये अपनी वैल्यू बाइंग पे आ गया था इस जगह पे, यहाँ पे। और मैंने इसकी 210 रुपये मैंने इसकी पुट सेल करी थी और मैंने इसकी डिलीवरियाँ उठाई थी। पुट्टे सेल करी थी 200, 210, 150, 160 के अंदर डिलीवरियाँ उठाई थी इसकी मैंने पूरे पूरे लॉट की। मैं आपको फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, कोई बाय सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। प्योरली प्योरली एजुकेशन पर्पज है और एजुकेशन मिल रही है आपको, आप ध्यान से देखना। ये शेयर यहाँ पे आया था, अब ये कब की डेट है आपका 253। तो एक मिनट, यहाँ पे क्या रेट आ रहा है, ये आ रहा है 243, हाँ 248 से 166 के बीच में, ये 9 मार्च 2020 में। ठीक है, ये तो कोरोना का टाइम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं, हाँ ये रहा यहाँ पे, ये नवंबर 21 में, नवंबर 21 के अंदर मैंने इसमें काम किया था। मैं एफ&ओ में भी काम करता था, अभी भी करता हूँ। तो उस समय मैंने इसमें स्टेक उठाया था। कुछ मैंने कभी डिलीवरी दे दी, कभी डिलीवरी ले ली। इसमें मैं होल्ड रहा, काफ़ी टाइम तक मैं इसमें होल्ड रहा। ठीक है, अभी मैं इसको वन डे का चार्ट दिखा देता हूँ। तो एक ही दिन के अंदर इसमें एक बड़ी गिरावट आई थी, एक बड़ी कैंडल बनी थी। उस समय इसके भी चेयरमैन ने इस्तीफा दिया था। ठीक है, जब रिजाइन दिया था तो इसमें भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये भी बैंक अब आपका, दिखाता हूं अभी आपको, वो कैंडल दिखेगी, ये रहा। ये यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और यहाँ पे इस्तीफा दिया था, ये रहा। ठीक है, यहाँ गैप डाउन ओपनिंग हुई थी शेयर की इस जगह पे, क्योंकि उस समय ये वापस यहाँ पे आ गया था, तकरीबन अपना 150 के आसपास चल रहा था। इसमें चीज़ें बन रही थी। यहाँ पे बोल दिया था कि यस बैंक बनेगा। 13 जून है शायद, आई थिंक, एक सेकंड, हाँ जून है, 13 जून है 2022। यहाँ इस्तीफा हुआ था इसका और उसके बाद शेयर लगातार आपका नीचे 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 गया था और इसने लो लगा दिया था 73 रुपए का। यहाँ लोग अपने शेयर बेच बेच के भाग रहे थे। यहाँ पे रिटेल पब्लिक को डराया गया था और उसके बाद आरबीआई ने जबकि कह दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन लोग क्या थे, रिसेंट में वहाँ पे यस बैंक से भी लोग, उस समय ताजी ताजी बात थी यस बैंक की भी, उसका भी पंगा पीछे ही हुआ था साल 2 साल पहले। तो सबके जहन में था, याद था कि ऊपर 400 से कैसे वो 5 रुपए तक आया था। तो देखो, सारी, ये नहीं है कि कोई हो नहीं सकता, कोई भी सकता है, लेकिन आप सभी को, पांचों उंगलियों को एक बराबर नहीं कर सकते हो। मैं इसमें बैठा रहा, मैंने यहाँ पे इसमें और एक्यूमुलेशन भी करी और अपने जो दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को मैंने बोला भी कि यहाँ पे मुझे ये शेयर अच्छा लग रहा है। फिर ये शेयर ऊपर नीचे करके, ऊपर नीचे होके, ऊपर नीचे होके चलता रहा चलता रहा। आज आप देखोगे इस शेयर की वैल्यू 73 रुपए से 400 रुपए के करीब पहुंच गई है। ठीक है, अब आपको याद होगा इन्फोसिस में बिफोर कोरोना क्या हुआ था, एक विसल ब्लोइंग हुई थी। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छी कंपनी, अच्छा शेयर अच्छे प्राइस पे तभी मिलेगा जब उसमें कोई ना कोई गंदी वाली न्यूज या गंदी वाली बातें चल रही होगी। अभी आप उठा के देख लो, मैं अभी दिखाऊंगा कि अभी उसमें क्या दिक्कत है एचडीएफसी बैंक में, वो भी दिखाऊंगा। शेयर नीचे क्यों है, नीचे क्यों आ रहा है, सब कुछ सही है, तो वो भी सारी चीजें मैं आपको एक एक की फैक्टर दिखाऊंगा, आप देखना उसको। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पहुंच गए हम अपना, अभी 21 में, मैं 2019 में लेके चलता हूँ आपको। उसके अंदर एक बिसिंग ब्लोविंग हुई थी, ये रहा, देखो मैंने यहाँ शेयर बाय करे थे।
क्योंकि अपना क्या होता है कि रिसर्च होती है, अपनी मेन की रिसर्च होती है, अपना निश्चय होता है और अपनी पॉकेट के अनुसार जितना झेल सकते हैं उतना। ये यहाँ पे आप चेक कर लेना, न्यूज उठा के चेक कर लेना, 18 अक्टूबर 2019 को शेयर क्लोज हुआ था इन्फोसिस का 767 रुपए। और गाइस नेक्स्ट डे आपका 22 अक्टूबर को 2019 की बात बता रहा हूं मैं, ये वीकेंड की बात है। हमेशा वीकेंड पे ही आती है कोई भी न्यूज आती है, मैंने ये देखा है अचानक से। वीकेंड पे ये शेयर ओपनिंग हुआ 691 पे और इसने लो मारा 638 तक का, आप सोचो। और वहां तराई तराई हो गई, सब लोग यानी जहां पे ओपन हुआ वहीं से पूरे दिन नीचे 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 तराई तराई हो गई। और इन्फोसिस का शेयर, अब तो आईटी में एआई हो गया, उस समय किसी ने सुना भी नहीं था एआई होता क्या। तो एआई का उस समय कोई पंगा ही नहीं था, बढ़िया शेयरों में काउंट होता था। लेकिन स्मार्ट मनी ने यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया होगा। और उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ ये शेयर कैसे चला था। ये शेयर यहाँ तक आया था, उसके बाद कोरोना आ गया था, कोरोना में ये वापस गिर गया था। देखो कोरोना में तो रेट वो मिल गए थे जो किसी को भी नहीं मिलते। ठीक है, जल्दी से कोई ऐसा क्राइसिस मैं तो कहता हूँ आए ना, लेकिन हर डीके में एक बार आता है। उसके बाद इस शेयर ने बैक मुड़ के नहीं देखा था। देख रहे हो आप, ये देखो लगातार चढ़ता ही चला गया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका हाई कहाँ बना था। ये हाई बना था इसका ऑलमोस्ट 2000 के आसपास, कितना 1953 का हाई बना था ये। ठीक है, ये इसका बना था 2022 में। ठीक है, जस्ट 2 साल में इसका ये हाई बन गया था 2022 के अंदर। और उसके बाद शेयर जो है ऊपर नीचे होके मैं अब थोड़ा सा वीकली चार्ट लगा लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए सारी चीजों का। ठीक है, आप कहोगे एचडीएफसी की बात कर रहे हो, चार्ट दिखा रहे हो इन्फोसिस के और आरबीएल बैंक के। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो एचडीएफसी बैंक के साथ आज हो रहा है, जो आरबीएल बैंक के साथ तब हुआ था। यही काम हुआ था। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं, क्योंकि मैंने वहां उसमें भी शेयर परचेज करे थे मनापुरम में, वो भी आया था 80 रुपए के नीचे। मैं आपको दिखाता हूं, ये भी तभी की बात है जब आरबीएल का पंगा था। अब मैं आपको, देखो मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ, ये भी 21-22 की बात होगी। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी 220 को 230 को पार नहीं कर पाता था। ये भी, इसको भी हमने बाय किया था और बाय करवाया था दबा के, अपने फैमिली को भी सबको बाय करवाया था और बाय किया था। मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर भी यही हुआ था। इसमें प्रमोटर अपना माल खरीद रहा था। मैंने सबको बोला, मैंने कहा इसमें प्रमोटर अपना माल खुद का खरीद रहा है, इसको लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, एक बार तो ये आया था यहाँ पे, लेकिन मैं कोरोना के बाद की बात बता रहा हूँ, ध्यान देना। ये रहा, देखो कोरोना में तो ये आ गया था यहाँ पे नीचे, कोरोना में तो 72 रुपए आ गया था। लेकिन सेम कोरोना वाला प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये यहाँ से टूटना शुरू हुआ था, ये 220 230 को पार ही नहीं कर पाता था। उसके बाद ये यहाँ पे आया था 80-81 रुपए तक आया था। और उसके बाद इसने तो फिर मुड़ के इसने भी नहीं देखा, यहाँ पर मोटर बाइंग कर रहा था और आज ये भी 400 के करीब पहुंच गया है। ठीक है, ये हो गया आपका। ऐसे ही टाइटन को पकड़ा था, लार्सन एंड टूब्रो, वो भी ऐसे ही मरा पड़ा था। तो आज एचडीएफसी बैंक के साथ भी यही काम हो रहा है। उसमें हर जगह से चीजें नेगेटिव नेगेटिव बोली जा रही है। देखो नो डाउट जो हमारे इसमें के मिस्त्री थे एचडीएफसी बैंक के अंदर, वो बढ़िया, उन्होंने एचडीएफसी बैंक को संभाला था। अभी उन जैसा मैनेजमेंट नहीं आया है इसके अंदर। लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हो, अगर मैं इस शेयर को विदाउट डीमर्जर से, इस शेयर का हम लगा लेते हैं 1400 रुपए का प्राइस स्प्लिट होने से पहले का, और प्लस आप इसको लगा लो 2700 रुपए का, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर के लिए आपको 2700 प्लस 1400, 4100 का शेयर का प्राइस आपको 700 रुपए में मिल रहा है। आप 700 को छोड़ो, 1400 रुपए में मिल रहा है, अब ये सोच लो। और उस समय जो इसका प्राइस आ रहा था वहां पे 1600, उसका एचडीएफसी बैंक का डीमर्जर से एक दिन पहले का 1664 है ना। तो 1664 प्लस में आपका 2724, प्लस में 2724, 4388 का शेयर है। और अभी 725 का भाव है ना, तो 7 दूनी 14 माइनस 1450 कर लेते हैं, 1450। तो 3000 रुपये सस्ता तो आपको ये शेयर मिल रहा है। वैल्यू भी तो कोई चीज होती है।
अभी क्या हुआ है, इनका डीमर्जर के बाद जो इनके साथ सबसे बड़ा सीन हुआ है ना, वो ये हुआ है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बैंक तो प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन जो एचडीएफसी बैंक की कंपनी थी ना, मैं आपको दिखाता हूँ, उसका कुछ इनकी बुक्स के अंदर ना वो उसको सेटल नहीं कर पा रही है ढंग से। मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। इसके नेट प्रॉफिट तो इनका कर ले रही है अदर इनकम से, लेकिन जो इनका फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है ना, यहाँ देखो, जो इनका मेन धंधा है फाइनेंशिंग प्रॉफिट का, वहाँ क्या था इनका 2023 से पहले तो यहाँ पे इनकी बुक्स में प्रॉफिट था। लेकिन क्या हो रहा है कि ये मर्जर के बाद ना जो उनके वो लोन दिए हुए हैं, उनकी कुछ इनका रेशो इनका मैच करने के लिए ना, इनका यहाँ पे प्रॉफिट इनका जो है ना ये माइनस में चल रहा है। नेट कंपनी धंधा अच्छा कर रही है, रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है, रेवेन्यू इनका बढ़ रहा है, और आप कहोगे नेट प्रॉफिट भी इनका बढ़ रहा है जो कि इनकी अदर इनकम से बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनका जो है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो फाइनेंशिंग प्रॉफिट होता है ना ये वाला, यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर हम लास्ट के 2 क्वार्टर देखते हैं ना, तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे भी सुधार हुआ है। कैसे हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये मार्च 2026 का क्वार्टर और ये मार्च 2025 का क्वार्टर है। मार्च 2025 के क्वार्टर में फाइनेंसिंग प्रॉफिट इनका माइनस था 7916, जो कि इनका इस मार्च 2026 में -2066 हुआ है, ठीक है। तो आप ईयर ऑन ईयर चेक करना, क्योंकि क्वार्टर को क्वार्टर से नहीं बेसिस पे आप कर सकते हैं, आप रिजल्ट को ना ईयर ऑन ईयर कर सकते हैं कि कौन, क्योंकि मार्च का एंड क्वार्टर अलग होता है, जून का अलग होता है, और आपका सितंबर का अलग होता है, दिसंबर का अलग होता है। किसी में फेस्टिवल्स के धंधे होते हैं, तो किसी के अंदर ईयर एंड क्लोजिंग के धंधे होते हैं, बुक्स क्लोज होती हैं, या किसी के अंदर वो क्वार्टर, हर कंपनी का अलग अलग जो ना काम का एक फेस होता है, किसी का सीजन होता है, किसी का नॉन सीजन होता है, ठीक है। तो अभी इनका जो है आप ये देखो, जून का क्वार्टर 2025 का, इसमें फाइनेंशिंग प्रॉफिट माइनस था 24833, और ये कितना हुआ है अभी जो जून का क्वार्टर आया 15343। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर फाइनेंशिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे कम ही हुआ है, यानी ठीक हुआ है, यानी लॉस जो है वो कम हुआ है। और आप पिछले मार्च का देखोगे तो वहां पे भी कम हुआ है। नेट प्रॉफिट हम देख रहे हैं कंपनी का, तो एवरी क्वार्टर इनका बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट एवरी क्वार्टर बढ़ रहा है। जब इनका धंधा कम होने लग जाए और जब इनका नेट प्रॉफिट कम होने लग जाए, तो समझ आता है कि कंपनी में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। अभी शेयर का प्राइस जो है, स्टॉक प्राइस अगर हम CAGR चेक करते हैं 1 ईयर का -27% है, जबकि कंपनी का 12 ट्रेडिंग मंथ TTM कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 12% की है। समझ रहे हो आप? तो कंपनी में इस भाव पे मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। लेकिन अगर मैं टेक्निकली प्योरली बात करूं, तो टेक्निकली HDFC बैंक के चार्ट बेरिश है। इसमें अभी ट्रेडिंग के लिए चार्ट नहीं बोल रहे आपको कि आप ट्रेडिंग करो। इसमें जो सपोर्ट बता रहा है ये कहाँ तक आ सकता है वो मैं बता देता हूँ। और एक चीज और ध्यान रखना, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, सब कुछ कितना भी अच्छा हो सकता है इंटरनल हमसे कोई बात छूट रही हो, तो उसके लिए हमें एक लक्ष्मण रेखा लगा के जरूर रखनी होती है। वो लक्ष्मण रेखा हमारी ये होनी चाहिए कि अगर मेरी इस लक्ष्मण रेखा से नीचे प्राइस गया तो मैं एक बार को टेम्परेरी एग्जिट हो जाऊंगा। उसके बाद अगर प्राइस ऊपर आया तो मैं दोबारा एंट्री ले लूंगा। ये लक्ष्मण रेखा क्यों है उसका मैं आपको बताता हूं पूरा तरीका, ये किस लिए है। पहले तो ये देखो आप, ये लक्ष्मण रेखा लगाई क्यों जाती है वो मैं बाद में बताऊंगा, लगाई क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये आपका 2022 का लो है, ठीक है। ये आपका 2021 का लो है, 2020 दिसंबर का लो है, ठीक है। ये आपका फरवरी 2024 का लो है, ठीक है। यानी इस जगह पे इसने बहुत बार सपोर्ट ली है। आप इसको थोड़ा सा चाहो तो ऊपर नीचे कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा लगे तो आप इसको बस यहां तक ले सकते हो, ठीक है। 689 आ रहा है ना ये आपका, हाँ नहीं 670 आ रहा है, कि 670 के नीचे अगर ये ट्रेड होने लग जाएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है। आप इसमें इन्वेस्टिंग हो या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या आप पहले से ही इन्वेस्ट हो,
ये सबके लिए है कि अगर ये मेरे इस प्राइस से नीचे आ जाएगा तो मैं एक बार को यहाँ पे एग्जिट हो जाऊंगा, अगर इस प्राइस के नीचे क्लोजिंग दे देता है, नहीं तो मैं इसमें बना रहूंगा और इसमें मैं वेट करूंगा। वो क्यों लगाई है लक्ष्मण रेखा, अब मैं दिखाता हूं आपको। मैं आपको एग्जांपल देता हूं यस बैंक का, ठीक है। मैंने बोला ना इस वीडियो में आपको एजुकेशन मिलेगी, ये ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे बिल्कुल हवा में बता दिया जाए और एजुकेशनल पर्पज और एजुकेशन कुछ ना हो। अब गाइस ये देखो, ये शेयर नीचे से ऊपर गया था, जब ये ऊपर जा रहा था तो उसमें सबको लग रहा था पैसा बन रहा है और सबने पैसा बनाया भी होगा। किसी ने नीचे से यहाँ बनाया होगा, किसी ने यहाँ से बनाया होगा, किसी ने कहीं से बनाया होगा। लेकिन जब नीचे आ रहा था लोग इसमें एवरेज कर रहे होंगे, जिसने यहाँ फंस गया होगा, जो बंदा 400 के आसपास फंसा होगा, जब यहाँ आया होगा तो उसने जरूर लिए होंगे, क्योंकि यहाँ एक महीने की एक कैंडल है, 1 मंथ का चार्ट है ये, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी ने कहीं भी लक्ष्मण रेखा लगाई होती, सपोज करो किसी ने यहाँ पे लेके यहाँ लक्ष्मण रेखा लगाई होती, भाई कि इसके नीचे आएगा, अब ये मंथली चार्ट है तो अगर डे का या वीकली लगाएंगे तो यहाँ पे मौका मिला होगा, यहाँ पे करा होगा इसने कुछ ना कंसिडरेट कि मैं यहाँ पे आएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, इसके ऊपर निकलेगा दोबारा एंट्री लूंगा, यहाँ लगा लूंगा। यहाँ नहीं लगाया हो उसने 272 पे, चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया, उसने यहाँ पे लगा लिया, ये पुराना, ये देखो इस जगह का यहाँ पे लो लगा लिया, इस जगह पे लगा दिया कि भाई मैं 122 पे हो जाऊंगा। यहाँ नहीं लगाई उसने लक्ष्मण रेखा, यहाँ लगा ली मैं 150 पे हो जाऊंगा। कहीं तो उसने अगर लक्ष्मण रेखा लगाई होती तो कहीं तो उसका एग्जिट प्लान होता, नहीं तो फिर ये तो शेयर बाद में आप देख लो पूरी कैपिटल खत्म ही कर गया था, ठीक है। लेकिन ये कोई देश का दिग्गज बैंक नहीं था, नंबर 1 बैंक नहीं था, पंप एंड डंप वाला काम था, ठीक है। इसी को देख के आरबीएल बैंक में भी उस समय यही चीज हो रही थी। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है ये किसी को नहीं पता है, कौन राजा बनेगा कौन रंग बनेगा ये तो होने के बाद पता लग जाता है। क्योंकि जब लोग आरबीएल बैंक को 78 रुपए पे यस बैंक कह रहे थे कि हो जाएगा, तो हम भी चारों तरफ रिसर्च कर रहे थे, जैसे आज एचडीएफसी बैंक पे रिसर्च कर रहे हैं, उसमें कमियां ढूंढ रहे थे, सारी चीजें ढूंढ रहे थे, अच्छाइयां ढूंढ रहे थे, तभी उसके अंदर हमारा जो है स्ट्रॉन्ग, हमने उसके अंदर पैसा लगा के रख रखा, होल्ड कर लिया, नहीं तो हम भी और लोगों की तरह बेच देते। लोगों ने बेचा भी है, 200 आज भी कई लोग 700 के रेट पे पता नहीं उसमें बने हुए होंगे नहीं होंगे, उनका रेट तो बेचारों का अभी भी नहीं आया है, आएगा नहीं आएगा ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, अच्छे भाव पे अगर आप वैल्यू पे चीज़ खरीदते हो और उसमें आप पूरा फोकस रखते हो, सारा टेक्निकल और फंडामेंटल के साथ आप रखते हो और अपना लक्ष्मण रेखा लगा के जरूर रखते हो, तो आपको हो सकता है 10 में से 2 चीज आपको नुकसान दे दे, लेकिन 8 चीज आपको प्रॉफिटेबल बना के छोड़ेगी। क्योंकि जो 2 नुकसान करेगी ना या 3 नुकसान करेगी, वो इतना नहीं करेगी जितना बाकी के 7 आपको प्रॉफिट करेंगे। लेकिन शर्त यही है कि फिर उसमें होल्ड बने रहना है और अच्छा फोकस में उसको बना के रखना है, ठीक है गाइस। तो अभी एचडीएफसी बैंक की में हम चर्चा कर रहे थे, एचडीएफसी बैंक में, कि हमें ये लक्ष्मण रेखा लगा के रखनी है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आपने लगानी है नहीं लगानी है, आपने शेयर ले रखे हैं या नहीं ले रखे हैं, बेच दिए हैं या आपने खरीदने हैं, डिसीजन आप ही का ही होगा, ठीक है। लेकिन मेरा काम है यहाँ पे, अगर आप टाइम दे रहे हो तो मैं आपको पूरी एजुकेशन दूँ। तो पूरी एजुकेशन में सबसे पहला तो मेन मेरा ये काम था कि आप ये चीज़ भूल गए थे, आपको याद नहीं था या याद था, वो आप कमेंट में बताओ कि इसका एक चीज बताओ। हमें 2-2 कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी मार्केट कैप वाली, हम लोग तो 10,000 करोड़ मार्केट कैप हो, 20,000 मार्केट कैप करोड़ हो, उसके भी शेयर खरीदते हैं ना, उसमें भी तो पैसा लगाते हैं। बहुत सी कंपनियां ऐसी है जो 1 लाख करोड़ से नीचे ही कंपनियां, उनके 5-5 हजार रुपए के शेयर हैं, आप लगा रहे हो। अब ना तो ये हमें कोई वैल्यू वाइज महंगी दिख रही है, पी मल्टीपल पे ले लें, किसी भी चीज पे ले लें, अगर हम इस कंपनी का 5 साल का पी ले लेते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे 5 साल का पी लगा रखा है, तो आप ये मुझे बताओ, ये कंपनी कभी ट्रेड करती थी 28 के पी पे, जो कि आज मिल रही है 14 के पी पे, और 2-2 कंपनियां मिक्स होके मिल रही है, प्राइस एक का भी नहीं है, ठीक है। डिविडेंड भी ठीक ठाक ही देती है, 0.25% का डिविडेंड है। अपना बैंकिंग सेक्टर में एक सरकारी या आईडीबीआई बैंक को छोड़ दे
तो 2% का डिविडेंड प्राइवेट सेक्टर में कोई भी बैंक नहीं देता है। ठीक है, मार्केट कैप लार्ज कैप है, कोई हम टटपुंजिया शेयर की बात नहीं कर रहे हैं। मैनेजमेंट अच्छा है, हर शहर में हर गांव में कहीं पे भी चले जाओ इनका बैंक मिल जाएगा। कंपनी पैसा बांटती है, लोन देती है, सरवाइव कर जाएगी, मुझे लगता है सरवाइव कर जाएगी। इसमें कोई अभी ये जो हर जगह आप YouTube खोलो तो आपको दिखेगी 10-10 जगह। आप बताओ कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, सारी कुछ कर रही है। मेन जो है उनकी बुक वो शॉर्ट टर्म के लिए दिक्कत है ना। ये देखो, अब जैसे हम 2015 से लगा लेते हैं इसका 2026 का, तो अभी कंपनी का नेट कैश फ्लो भी देखो कितना अच्छा नेट कैश फ्लो हो गया है। धीरे धीरे नेट कैश फ्लो बढ़ ही रहा है ना कंपनी का। फ्री कैश फ्लो देख लो, जो माइनस में था वो बढ़ ही रहा है ना। गाइस, शेयर का प्राइस अच्छी वैल्यू पे है, और गलती से जो मैंने आपको ये टेक्निकल का प्राइस बताया है ना आपको, कि अगर ये वाला प्राइस आ जाए 2020-21 पे, 4 साल पुराना 5 साल पुराना, तो यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हैं। धीरे धीरे कंपनी पे भरोसा है मुझे। पहले कंपनी ने पैसा अच्छा बना के दिया है, एक ही तरफ चल रही है। अभी क्या हो रहा है इस दौरान ना, जितनी भी लार्ज कैप और ब्लू कैप कंपनियां थी जिन पे भरोसा ज्यादा था ना, उनका भरोसा तोड़ा जा रहा है, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो। हम हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लेते हैं, कांड सब में वही हो रहा है। आप देखो, सब में वही हो रहा है। जितनी भी लार्ज कैप कंपनियां हैं, जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं, चाहे आप डाबर ले लो, रिलायंस ले लो, कोई सी भी कंपनियां ले लो, जिस पे भरोसा ज्यादा है ना, मारा उसी को ही जा रहा है। ये देखो, जो कंपनियां ऐसे चलती थी वो ऐसे आ रही है, इस समय सारी कंपनियां ऐसी आ रही है। और जो नई कंपनियां हैं जिनके धंधों के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, उनके अंदर दबा के पैसा लगाया जा रहा है। जिनके धंधों के बारे में कुछ नहीं पता कि आगे उनमें से कितने धंधे चलेंगे कितने नहीं चलेंगे। हाँ, अभी एक लीप इंडिया का आईपीओ आया था, वो मुझे अच्छा लगा, उसका जो धंधा था वो अच्छा लगा था। ये वाला मैं आपको बता दूं, इनका मॉडल अच्छा लगा था मुझे, धंधा। अभी कंपनी ने लिस्टिंग गेन 4-5% का 8% का शायद दिया था खुलते ही, लेकिन सेम डे नीचे खुला था। लेकिन वो ये नीचे आके फिर एक्यूमुलेशन हुई है और उसके अंदर यहाँ पे बाइंग हो रही है। अभी भी अपना आईपीओ प्राइस के आसपास ही चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर है, मेरे ख्याल से 159 पे आईपीओ आया था और ये गया था 165 पे। इनका वीडियो पड़ी हुई है, आप चेक कर लेना। और वीडियो अगर अच्छी लगे गाइस, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करो, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आपको अच्छी एजुकेशन देने की, क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पस ये होता है कि आपको एजुकेशन मिले। ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ बोल दिया जाए कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पस है, लेकिन एजुकेशन कुछ ना दिया जाए। देखो, मैंने, हालांकि मेरे कोर्स भी होते हैं, मैं फंडामेंटल टेक्निकल कोर्स भी कराता हूँ, मैं ऑनलाइन कोर्स भी कराता हूँ, मैं ऑफलाइन कोर्स भी कराता हूँ। क्या मैंने कभी अपनी किसी वीडियो में बोला आप लोगों को मेरा कोर्स लो? एक बार भी मैंने आपको बोला कि आप मेरा कोर्स करो? मैंने नहीं बोला ना यहाँ पे, क्योंकि मेरे ऑलरेडी कोर्स चल रहे हैं, मेरे बैच फुल है, और मैं उनको और रेफरेंस से मेरे पास खूब कोर्स करने वाले जो है मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, और उनको अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है, अच्छी एजुकेशन भी मिल रही है। पर मैंने कभी इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये नहीं बोला होगा किसी भी वीडियो में कि आप मेरे से मेरा कोर्स खरीदो या मेरा चैनल ज्वाइन करो। मैंने कभी नहीं बोला। मैंने बस ये बोला हमारी फैमिली को बड़ा करो। आप हमारी फैमिली को बड़ा करोगे, हमारी रीच बढ़ेगी, मैं यहाँ पे भी बहुत कुछ सिखा दूंगा आपको। मैं भले ही यूट्यूबर बड़ा ना हूँ, भले ही मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाना ना आती हो, लेकिन मुझे मार्केट की नॉलेज और एक्सपीरियंस है। पिछले 2007 से 19 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस मार्केट का। मैंने 2008 का उतार चढ़ाव भी देखा है, 2016 का भी देखा है, 2020 का भी देखा है, और मार्केट में जो छोटे मोटे उतार चढ़ाव कई बार आए गए हैं, कई आए हैं, वो सारे देखे हैं। और कैसे सरवाइव करना है, अपनी पोजीशनों को कैसे मैनेज करना है, मुझे आता है। ओवरनाइट रिस्क कैसे लेके जाना है, रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स अलग होता है, वो भी मुझे पता है। पर मैंने आपको कभी नहीं बोला आज तक कि आप मेरा कोर्स खरीदो। जिसको लगेगा वो आप अपने आप मेरे से पूछ सकते हो, मना नहीं है आपको, आप कमेंट में डाल सकते हो, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो क्लासेस, ऑफलाइन भी कर सकते हो। लेकिन मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आपको कभी नहीं बोला होगा कि आपको कि मेरा कोर्स खरीदो। मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलता कभी भी, ठीक है। और आगे भी आपको शेयर बाजार की ऐसी बहुत सारी कड़वी सच्चाइयां मिलेंगी, क्योंकि जब शेयर मार्केट का यही फंडा है, कोई भी शेयर या कोई भी
इंडेक्स गिर रहा होता है तो उसमें एक्यूमुलेशन नहीं कराया जाता। आपको याद होगा 2020 में कितने अच्छे रेट आए थे, लेकिन उस समय एक डायलॉग चल रहा था, नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना, याद होगा आपको। अरे यार वही तो समय था लेने का, और वहां पे था नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना, इतना डरा दिया गया था भाई साहब। मैं भी पूरा अच्छी तरह जितना ले सकता था उतना नहीं ले पाया था, मैं अपनी बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी इतना ही डरा दिया गया था। और डरने वाली बात भी थी, क्योंकि ऐसी महामारी थी, पता ही नहीं था ये कोरोना है क्या है, ये ठीक होगा नहीं होगा। अब चला गया, पता लग गया कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन उस समय ऐसा डरा दिया था लॉकडाउन फलाना ढिमकाना कि हाँ भाई ये तो बहुत ज्यादा चीजें खराब है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो वैल्यू पे अच्छी चीजें मिल रही थी, थोड़ा थोड़ा भैया, 1 रुपए का सामान लेना था 10 पैसे का लिया, 20 पैसे का लिया, पर लिया। ओके गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, और सनी इन्वेस्टिंग फैमिली आप अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, इसको बड़ा और करो। अच्छा बड़ा हो गया है, बड़ा हो रहा है, ग्रोथ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पे नहीं करा था, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट।